नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी इस समय पसमानदा मुसलमानों पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ कि मुसलमानों में जो पसमानदा समाज है, पसमानदा मतलब जो पिछड़े और दलित हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में जो लीडरशिप रही है हमेशा से, जो अब भी है, वो अशरफ के साथ, जो अशरफ वर्ग है, यानी जो कुलीन या कहें एलीट, जो संभ्रांत वर्ग जिसे माना जाता है, उनके पास रही है और है। उसके बाद आते हैं अजलफ और अर्जल, ये बैकवर्ड और दलित होते हैं। हालांकि जब धर्म परिवर्तन कराना होता है तो इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि इस्लाम में जात पात नहीं है, जो हिंदू धर्म में है, ऊंच नीच नहीं है कोई, लेकिन है सब कुछ वही। इसके बावजूद अब बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है? बीजेपी को लग रहा है कि ये पसमानदा समाज जो है उसको ओबीसी का जो आरक्षण आया उसमें आरक्षण का लाभ मिला, मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी जो पिछड़े हैं उनको लाभ मिला है, और उसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और भाजपा की राज्य सरकारों की योजनाएं, उनमें बिना भेदभाव के उनको फ़ायदा मिला है। तो भाजपा के प्रति इनका नज़रिया बदला है, भाजपा के प्रति ये सॉफ्ट हुए हैं। अब ये ऐसा ट्रैप है जिसमें अगर बीजेपी फंसी तो गई। ये इस बात को समझना पड़ेगा कि ये सेल्फ गोल की तरफ ले जा सकता है बीजेपी को। और आपको याद दिला दें 1995 जब लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए और जिन्ना की मज़ार पर गए, तो उसके पीछे सोच यही थी कि हम ऐसा करके मुस्लिम समाज का वोट हासिल कर सकते हैं। यानी एक जो कीड़ा काटता है, मैं बार बार कहता हूँ, भाजपा के नेताओं को सत्ता में आने के बाद, कि उनको सेकुलर बनने का एकदम चस्का लग जाता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। नरेंद्र मोदी की जो खूबी है वो झूठ के आवरण को चीरकर वो सच को देख लेते हैं। 20 साल से सत्ता में हैं, उन्होंने गोल जालीदार टोपी नहीं पहनी तो नहीं पहनी, और भाजपा के शायद ही कोई ऐसा नेता बचा हो जिसने गोल टोपी न पहनी हो जालीदार। क्यों? गोल टोपी पहनने से या नहीं पहनने से कोई बड़ा बदलाव नहीं हो जाएगा। कोई भाजपा जो है न नीचे चली जाएगी न पहनने से ऊपर आ जाएगी। मोदी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इसके आगे नहीं, बस यहाँ तक है। तो क्या है? सबका साथ सबका विकास। तो जिसको कहते हैं वर्चू सिग्नलिंग, कि शराफत का एक संदेश देना, या कहिए शराफत का चोला, या जो भी सत्ता में है उससे ये अपेक्षा होती है सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगा। सबका साथ सबका विकास का नारा इसी से निकला है। सरकार जो कुछ कर रही है उसमें सबका साथ सबका विकास आपको पूरी तरह से दिखाई देगा, कहीं उसमें कोई कोताही नहीं की गई है। लेकिन सरकार, संगठन और चुनाव, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। अभी बीजेपी ने 3 बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे मुस्लिम समुदाय से, तीनों में से किसी को रिपीट नहीं किया। और मुझे पूरी इस बात की उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो इतनी चर्चा चल रही है कि मुस्लिम समाज से कोई हो सकता है, वहाँ से कोई नहीं होगा। तो जब उपराष्ट्रपति के लिए चर्चा चल रही है, इतनी उम्मीद थी, नहीं बनाया जा रहा है। जब 3 राज्यसभा सांसदों को हटा दिया गया है, जब पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र में कोई ऐसी सरकार है जिसमें कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, कोई बीजेपी में कोई सांसद नहीं है जो मुस्लिम समाज से हो, तो वर्चू सिग्नलिंग की बड़ी ज़रूरत थी। तो इसलिए पसमानदा समाज की बात करने से एक खलबली मचती है सेकुलर ब्रिगेड में। और उससे ज़्यादा देखिए, ये पसमानदा का जो मुद्दा है, ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, ये मुसलमानों के अंदर का मुद्दा है। ये लीडरशिप की लड़ाई का मुद्दा है। जो अशरफ, जिन्होंने लीडरशिप पर कंट्रोल करके रखा है, पसमानदा समाज का शोषण हिंदुओं ने नहीं किया है। पसमानदा समाज का शोषण मुस्लिम समाज का जो नेतृत्व है वो करता है। उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है, भेड़ बकरी की तरह हाँक कर ले जाता है, कभी इस नेता के खूंटे से कभी उस पार्टी के खूंटे से बांध देता है और उनसे वोट दिलवाता है।
बदले में उनको कुछ नहीं मिलता, पसमानदा समाज के लोगों को नहीं मिलता, लेकिन अशरफ समाज के लोगों को मिलता है। वो एम्बेसडर बनते हैं, वो उपराष्ट्रपति बनते हैं, वो राष्ट्रपति बनते हैं, वो केंद्र में मंत्री बनते हैं, राज्य में मंत्री बनते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, विधान परिषद में जाते हैं, उनको टिकट मिलता है विधानसभा और लोकसभा का। ये सब कुछ उसी समुदाय को मिलता है। जो मुसलमानों का ओबीसी और जो दलित समाज है, जो गरीब समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उसको सिर्फ वोट देने का मौका मिलता है। उसके अलावा जो है उनके अपने लोग उससे ज़्यादा उनको लेने नहीं देते, उनको शरीक नहीं करते। तो ये लड़ाई इस बात की है। अब आप देखिए किस तरह से तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ। आजमगढ़ के उपचुनाव में अखिलेश यादव को सबक सिखाना है, ये मुस्लिम समाज ने तय किया कि वोट लेते हैं हमारा, हमारे लिए कुछ करते नहीं। और मालूम था कि ये बाई इलेक्शन है, इससे कोई सरकार बन रही है न गिर रही है। बीजेपी को इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा है अगर जीत जाएगी, और हार जाने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये मौका था अखिलेश यादव को समझ सिखाने का, एक संदेश देने का, मैसेज देने का। उसके लिए इस्तेमाल किया। तो इस्तेमाल क्या किया? गुड्डू जमाली जो बीएसपी के कैंडिडेट थे उनको वोट देने का फैसला किया। अब गुड्डू जमाली अशरफ समाज से आते हैं। सवाल पसमानदा समाज में ये उठ रहा है कि क्या अगर गुड्डू जमाली की जगह बसपा से कोई पसमानदा समाज का व्यक्ति होता, उसको भी वोट देने के लिए इसी तरह से कहा जाता। अब आप देखिए एमआईएम ने समर्थन किया, उसके अलावा जो पीस पार्टी है उसने समर्थन किया, जितने मुस्लिम इदारे हैं सब अंदर बाहर से सब समर्थन कर रहे थे बीएसपी के उम्मीदवार का। बीजेपी पसमानदा मुसलमानों का वोट लेने के लिए अभी जो अंसारी समाज से मंत्री बनाया है दानिश को, उनको भेजा, चुनाव प्रचार के लिए भेजा कि वो पसमानदा समाज के वोटों को भाजपा की ओर जोड़ेंगे। इस चुनाव में, इस उपचुनाव में ये नारा नहीं लगा भाजपा हराओ कौम बचाओ, क्योंकि भाजपा के हारने जीतने से ज़्यादा फर्क नहीं था। यहाँ हराने का मकसद था समाजवादी पार्टी को, क्योंकि मैसेज देना था समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कि भविष्य में भी हम आपके साथ रहेंगे, इसको आप जो है मानकर मत चलिए, हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ये संदेश था। असल में मुस्लिम समाज की समस्या बहुत बड़ी है। उन्होंने एक चीज़ तो तय कर ली है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, बीजेपी को हराने के लिए ही वोट देना है, किसी को जिताने के लिए वोट नहीं देना है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए वोट देना है। अब उनकी मुश्किल ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी लगातार ख़त्म होती जा रही है, तो उनके पास कोई राष्ट्रीय विकल्प नहीं है। अब क्षेत्रीय दलों में आ जाए, वहाँ क्षेत्रीय दलों को ये समझ में धीरे धीरे आने लगा, जहाँ जहाँ बीजेपी मजबूत है, कि अगर मुसलमानों की बात की, उनके पक्ष की बात की, तो हमारा हिंदू वोट कट जाएगा, बीजेपी की ओर चला जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए वो चुप हो गए। तो इसलिए ये जो आजमगढ़ का उपचुनाव था, और आजमगढ़ ही नहीं, रामपुर के चुनाव में भी देखिए, वहाँ कोई उत्साह नहीं दिखाया पसमानदा समाज के लोगों ने रामपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए। पोलिंग इतनी कम हुई जिसको लेकर रो रहे थे आजम खां कि फिर चुनाव बंद करा दीजिए, मुसलमानों को वोट देने का हक छीन लीजिए। किसी ने ज़बरदस्ती नहीं रोका उनको, उन्होंने वोट देने की ज़रूरत नहीं समझी। फिर वही बात थी कि कोई सरकार बन बिगड़ नहीं रही थी। अब डर जो है बीजेपी का, जो पसमानदा समाज प्रेम है, उसमें यही है कि अपने ही बनाए जाल में फंस न जाएं, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और सामने एकदम जीता जागता उदाहरण है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने भी यही राजनीति करने की कोशिश की, और बीजेपी की तुलना में तो वो सेकुलर खेमे के आदमी थे, और उन्होंने पसमानदा समाज को आगे बढ़ाया। वहाँ से जो है राज्यसभा, विधान परिषद और दूसरी जगहों पर उनको पद दिए कि मुसलमानों से काट लो पसमानदा समाज को, दलितों से काट लो महादलित को। ये राजनीति जो उन्होंने करने की कोशिश की, चलाने की, 16, 17, 20, 22 साल हो गए, अभी तक उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो 2020 में हुआ, जेडीयू का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर पसमानदा समाज के लिए इतना करने के बाद, उनकी राजनीति इतने लंबे समय तक खेलने के बाद और बीजेपी से ज़्यादा सेकुलर होने के बावजूद अगर नीतीश कुमार को पसमानदा समाज का, मुसलमानों का वोट नहीं मिल रहा है तो बीजेपी को क्यों मिल जाएगा, ये सोचने की बात। लेकिन इसकी बात करने से ये होगा कि ये चर्चा में रहेगा, एकेडमिक बहस होगी। जो मुस्लिम समाज के वोट बैंक पर काम करते हैं उनके सामने मुश्किल होगी, एक आशंका बनी रहेगी कि कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा। पसमानदा समाज, अब सवाल ये है कि उनको आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है, उनको केंद्रीय योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है। 5 साल से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सरकार चलते हुए हो गया, 8 साल हो गया केंद्र में सरकार चलते हुए, कोई उनका नुकसान नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। उनके साथ जितना अच्छा हुआ है इन 8 सालों में और उत्तर प्रदेश में इन 5 सालों में, उससे अच्छा कभी हुआ नहीं। फिर भी जब वोट का समय आएगा तब ये सब बहस बदल जाएगी। फिर बृहत्तर इस्लामिक एकता के नाम पर, मुसलमानों की एकजुटता के नाम पर, बीजेपी को हराने के नाम पर, मुसलमान चाहते हैं कि बीजेपी अच्छा काम करे, जो कर रही है वो करती रहे, लेकिन वो हार जाए, ये भी वो चाहते हैं। ये बात बीजेपी के नेताओं को समझना पड़ेगा कि आप कुछ भी करिए, आप करते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन इस उम्मीद में मत कीजिए कि आपको वोट मिलेगा। वोट के समय गोलबंदी हो जाएगी कि बड़े लक्ष्य के लिए छोटे लक्ष्य को कुर्बान कर दो। यानी जो सरकार आपको फ़ायदा दे रही है उसको फ़िलहाल भूल जाओ वोट के समय। वोट से पहले और वोट के बाद याद रखो इस बात की, प्रशंसा करो। टीवी वाले जाएं, दूसरे रिपोर्टर जाएं, मीडिया के लोग जाएं, सामान्य लोग जाएं, बातचीत में प्रशंसा कीजिए कि सरकार बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, हमारा जीवन बदल गया, हमारा जीवन स्तर सुधर गया, वो सब बात करेंगे। लेकिन जब वहाँ पोलिंग बूथ में बटन दबाने जाएंगे तो कमल के फूल पर बटन नहीं दबाएंगे। ये बात बीजेपी को समझनी पड़ेगी। कई बार होता है ना, आप बोलते बोलते उसी पर विश्वास करने लगते हैं कि पसमानदा समाज की बात करते करते अगर बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में ये विश्वास हो गया कि हमको वोट मिल रहा है तो मुंह के बल गिरना तय है। पसमानदा समाज की बात करना अच्छा है, लेकिन ये बात समझनी होगी कि पसमानदा समाज की जो चुनौती है वो है उन्हीं के मजहब का अशरफ समाज, कि उसके चंगुल से कैसे निकलें। इसके लिए वो बीजेपी की तरफ जाने का इशारा कर सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, लेकिन जाएंगे कभी नहीं। इसी बात का अशरफ समाज फ़ायदा उठाएगा। उसको मालूम है कि जब नारा लगेगा कि बीजेपी हराओ कौम बचाओ, तब पसमानदा, अशरफ, अजलफ सब भूल जाएंगे और सब एक साथ हो जाएंगे। वोट के समय बीजेपी को मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलेगा, ये बात समझकर चलना चाहिए, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति का आधार ही यही है। बात मुस्लिम समाज की जो लोग करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बार बार कहते हैं कि मतलब मुस्लिम समाज में एक रूपता नहीं है, ये गलत सोच है कि जो है वो एक ही तरह से सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक ही तरह से नहीं सोचते हैं, वहाँ भी अनेकता है, वहाँ भी ऊंच नीच है, वहाँ भी असमानता है, लेकिन सिर्फ वोट के लिए ये सब नहीं है। वोट का मुद्दा हटा दीजिए, आप जो बातें कह रहे हैं सब सही है। जैसे ही वोट देने का मुद्दा आएगा, मामला आएगा मुस्लिम समाज का, वो पसमानदा हो, वो अशरफ हो, अजलफ हो, अर्जल हो, सब एक हैं। ये जो पसमानदा समाज का प्रेम है भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो शोकेस करने तक है तब तो ठीक है। उससे आगे अगर आप उसी में बिलीव करने लगे, उसी पर विश्वास करने लगे, तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। आप याद कीजिए लाल कृष्ण आडवाणी के जिन्ना की मज़ार पर जाने के बाद बीजेपी का क्या हाल हुआ और लाल कृष्ण आडवाणी का क्या हाल हुआ। सबसे पहले मुसलमान आएगा नहीं आएगा उस बहस को छोड़ ही दीजिए, सबसे पहले आपका कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा। वो आपके साथ इस मुद्दे पर चलने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको ज़मीनी हकीकत नेताओं से ज़्यादा पता है।
वो जिस भाजपा को जिस रास्ते पर देखना चाहता है उस रास्ते से बीजेपी भटकेगी तो उसका कार्यकर्ता ही सबसे पहले उसके विरोध में खड़ा होगा। अगर विरोध नहीं करेगा तो कम से कम घर बैठ जाएगा, और इसका अनुभव बीजेपी के नेता कई बार कर चुके हैं। अगर समझ में आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो भुगतने के लिए तैयार रहें। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।